अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल जी। इसके अंदर अभी तक हमने 4 यूनिट्स खत्म करे। जो फर्स्ट यूनिट था दैट वाज अबाउट इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में डिस्कस करा था। सेकंड यूनिट था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अबाउट द बैंक कंप्लायंस की बैंक कंप्लायंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस तरीके से वर्क करता है, हमने उसको देखा था। थर्ड यूनिट के अंदर हमने देखा था कि जब इस कोर्स को लॉन्च करा गया था तो जो डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी थे उन्होंने अपनी जो स्पीच के अंदर किस तरीके से कंप्लायंस फंक्शन को डिस्कस करा था, हमने वो देखा था। उसके अंदर हमने देखा था कि जो बेसल कमेटी थी उसने क्या करा था, एक पेपर लॉन्च करा था इन द अप्रैल 2005। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्या करा, 2007 के अंदर अपना एक सर्कुलर लॉन्च करा जिसके अंदर हमने कंप्लायंस फंक्शन के बारे में बात करी। वो सर्कुलर हमने क्या करा, अपने यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करा। आज हम यूनिट 5 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक अलग सर्कुलर जो कि लॉन्च हुआ था मार्च 4 2015 के अंदर। ये सर्कुलर बेसिकली क्या कहता है कि ये उस सर्कुलर की रेफरेंस देता है जो कि अप्रैल 22 2007 के अंदर आया था, जो हमने यूनिट 4 के अंदर डिस्कस करा था। ये सर्कुलर क्या कहता है कि वो सर्कुलर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमने आरबीआई ने क्या करा, ये चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ ऐसी चीजें थी जो सर्कुलर के अंदर इंक्लूड नहीं थी, या कुछ ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर क्या था, ज्यादा कंप्लायंस रिजाइम लाने के लिए ज्यादा फोकस देने की क्या थी, जरूरत थी। ठीक है, उसके लिए क्या करा गया, रिस्क बेस्ड सुपरविजन अप्रोच के अंदर को ध्यान में रखते हुए कुछ एडिशनल एस्पेक्ट्स पता लगाए गए, जिसके लिए हमें क्या करना था, स्पेशल रिव्यू, स्पेशल टेस्टिंग की क्या थी, जरूरत थी, मतलब जिसके ऊपर बैंक का स्पेशल ध्यान देने की जरूरत थी। उन चीजों को क्या करेगा, एक एनेक्सर के अंदर समराइज करेगा। उस एनेक्सर को ही हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो जो वो एनेक्सर है उसकी हेडिंग क्या है, annexure areas that requires greater oversight in banks from the perspective of compliance। कि compliance के perspective से ऐसे कुछ एरिया जिसके अंदर बैंक्स का ज्यादा ध्यान क्या है, काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो हम इसके अंदर टोटल 7 to 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर क्या है, हमें ग्रेटर ओवरसाइट की जरूरत है। तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है दैट इज रिस्क बेस्ड सुपरविजन। रिस्क बेस्ड सुपरविजन के लिए आरबीआई ने क्या करा, स्पेसिफिक टेम्पलेट्स निकाले जिसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है, अपने कंप्लायंस असेसमेंट करनी है। स्पेसिफिक टेम्पलेट्स मतलब आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट्स दे दिए गए कि आपने अपने फंक्शंस को या आप जो आप काम कर रहे हो उसको इन टेम्पलेट्स के अंदर भरते जाना है और उसके बेसिस पे आपके कंप्लायंस के बारे में पता लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उनसे आरबीआई एक्सपेक्ट करती है कि वो क्या करेंगे, टोटल कंप्लायंस करेंगे। मतलब जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं टेम्पलेट के अंदर लिस्ट करी गई हैं, उन सारी की सारी गाइडलाइंस का क्या होगा, टोटल कंप्लायंस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उनको भी क्या करा गया है, टेम्पलेट्स का पार्ट बनाया गया है। एंड ये कहा गया है कि जो भी गाइडलाइंस पार्ट बनाई गई हैं वो ना तो एग्जॉस्टिव हैं ना तो स्टैटिक हैं। ना तो एग्जॉस्टिव मतलब कि ऐसी वो गाइडलाइंस ऐसी नहीं है जिसके अंदर कुछ और इंक्लूड नहीं करा जा सकता, कि जो गाइडलाइंस लिख दी सिर्फ उतनी है। वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव नेचर की गाइडलाइंस है। और वो स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। तो वो स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है। तो जो भी गाइडलाइंस रेगुलेटरी गाइडलाइन टेम्पलेट्स के अंदर दी गई हैं उनको एनुअली बेसिस पे क्या करा जा सकता है, अपडेट करा जा सकता है। मतलब जब भी चेंज आएगा तो उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए बैंक से इंश्योर कराया जाता है कि वो अपने जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसको भी क्या बनाए, एग्जॉस्टिव बनाए। एंड इन केस अगर उसके अंदर कोई भी अपडेशन की जरूरत है तो क्या करा जाए, उस पर अपडेट करा जाए। एंड उसके अंदर सारी की सारी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए। एंड जो भी बैंक से कंप्लायंस फ्रेमवर्क होना चाहिए वो इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि जो भी ब्रीचेस हो सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाए ब्रीचेस होने से पहले ही, एंड उनकी क्या कर दी जाए, रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्लायंस की एग्जामिनेशन बैंक्स के अंदर काफी ज्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन देयर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंड वो पता लगाती है कि बैंक के रिस्क स्कोर्स हैं वो कितने हैं, कि उसको किस तरीके से इवेल्युएट करा जा सकता है। ठीक है, ये डिजाइन जो पहले यूज करी जाती थी वो कैमल्स की प्रोसेस में यूज करी जाती थी। कैमल्स क्या है, बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी एंड सिस्टम। बेसिकली इन बेसिस के ऊपर कमेंट करा जाता था, इन बेसिस को चेक करा जाता था एंड पता लगाया जाता था कि बैंक्स के अंदर जो रिस्क असेसमेंट है वो कितना है। तो सेम तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कंप्लायंस फंक्शन के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है,
सो इस तरीके से हमने क्या करना है, रिस्क बेस्ड सुपरविजन करनी है कि जितना रिस्क है उसके बेसिस पे हमने सुपरविजन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इशू जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा, पिछले जो स्पीच देखी थी हमने उसमें भी देखा, यूनिट 4 के अंदर भी देखा कि जो कंप्लायंस फंक्शन है उसके कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उठ सकते हैं। तो हमने क्या करना है, उन चीजों को कम से कम करना है। कम से कम किस तरीके से कर सकते हैं, हम ये इंश्योर कराया जा सकता है कि उनका क्या हो, इंडिपेंडेंटली बेसिस के ऊपर रिव्यू हो, और हमने ये इंश्योर कराना है कि जो कंप्लायंस फंक्शन है एंड ऑडिट फंक्शन है वो दोनों क्या होने सेपरेट होने चाहिए, ताकि कंप्लायंस फंक्शन का जब ऑडिट हो रहा है तो हम अच्छे से कंप्लायंस फंक्शंस के बारे में पता लगा सके। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस फंक्शंस के रिव्यूज में बेसिकली क्या है, बोर्ड, एसीबी या बोर्ड लेवल कमेटी या इंटरनल ऑडिट वालों ने क्या करना है, रेगुलरली बेसिस के ऊपर कंप्लायंस फंक्शन का रिव्यू करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या जो कंप्लायंस फंक्शन है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन केस किसी भी रिव्यू के अंदर कोई भी कंप्लायंस फेलियर्स ऑब्जर्व करे जाते हैं बाय एनी ऑफ द अबव, तो क्या करना है, उसको हमने एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस उनके अगेंस्ट लेने हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट में क्या आता है कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ को हम क्या दे सकते हैं, एडिक्वेट प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। रीजन मीन कोई भी फंक्शन हो बैंक का, चाहे वो कंप्लायंस फंक्शन है, कोई भी और बिजनेस लाइन है, वो विदाउट ह्यूमन रिसोर्स वर्क नहीं कर सकती। इसलिए हमें ये इंश्योर कराना है कंप्लायंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए। उसके साथ साथ सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग मतलब कि अगर एक कंप्लायंस ऑफिसर छोड़ के जाता है तो उसको किस तरीके से हमने क्या करना है, उसकी पोस्ट को भरना है, उसकी हमने क्या करनी है, अप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी है, ताकि किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट है वो क्या ना हो, वेकेंट ना हो। ठीक है, उसके साथ साथ इन सर्टेन केसेस कंप्लायंस ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है उसको आरबीआई को नहीं बताया गया था, बट हमने क्या इंश्योर कराना है कि इस तरीके के सारे की सारी चीजें क्या हो, अवॉइड हो। जब भी कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करा जाए उसके बारे में हम क्या करें, आरबीआई को बताएं। ठीक है, उसके साथ कंप्लायंस स्ट्रक्चर, सेटअप ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर एक्सेट्रा में स्ट्रिक्टली बी डन इन अकॉर्डेंस विद द पैरा 5 ऑफ द एग्जैक्ट गाइडलाइन। मतलब जो भी गाइडलाइंस उनके रिगार्डिंग रहते हुए हमने क्या करने हैं, सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इशू आता है दैट इज कंप्लायंस विद द मॉनिटरेबल एक्शन प्लान या रिस्क मिटिगेशन प्लान, जिनको मैप या आरएमपी हम बोलने वाले हैं। तो आरबीआई ने काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया ऑन द एडहेरेंस एंड कंप्लायंस विद द मैप एंड आरएमपी, जो कि एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन या रिस्क बेस्ड सुपरविजन प्रोसेस के अंदर क्या करा गया, आपको प्रेस्क्राइब करा गया। उसके लिए बैंक्स को क्या कहा गया कि बैंक्स ने क्या करना है, एक टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी बनानी है, ताकि जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको क्या करा जा सके, टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करा जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि जहां पे मैप और आरएमपी की पॉइंट्स को कंपाइल करके वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सब्सिक्वेंट सुपरविजरी साइकिल एंड विद इन द पीरियड्स प्रिस्क्राइब क्या करा जा सके, खत्म करा जा सके। बेसिकली आरबीआई ओवरऑल क्या कह रहा है कि जो भी आपके मॉनिटरेबल एक्शन प्लान है, रिस्क मिटिगेशन प्लान है, बैंक्स को क्या करना है, उनको स्ट्रिक्टली अडेयर करना है। उसके लिए उनको टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी बनानी है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि मैप और आरएमपी पॉइंट्स का कंप्लायंस हो सके बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सुपरविजरी साइकिल। मतलब जब आप सपोज आपने क्या करना है, 2023 का आरएमपी या एमएपी का क्या कर रहे हो, आप कंप्लायंस कर रहे हो। ठीक है, तो उसका जो कंप्लायंस है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, कंपाइलेशन एंड उसके ऊपर जो कमेंट्स आपने देने हैं वो कब तक खत्म हो जाए, जब आपका 2024 का सुपरवाइजरी रिव्यू शुरू होने वाला, उससे पहले ही आपने क्या कर देना है, उनको कंप्लीट कर देना है। उसके साथ साथ हमें यह भी कहा गया है कि इन केस बैंक्स मैप आरएमपी प्रोविजंस का कंपाइल नहीं करते हैं या अनसेटिस्फैक्टरी कंप्लायंस करते हैं, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर पेनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, पेनल प्रोविजंस भी इन्वोक करे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ध्यान देना है कंप्लायंस टेस्टिंग में। कंप्लायंस टेस्टिंग में बेसिकली क्या है कि जो कंप्लायंस यूनिट्स है उनको अपने कंप्लायंस कंट्रोल्स का टाइमली बेसिस के ऊपर या पीरियडिकली इंटरवल्स के ऊपर क्या करना है, टेस्ट करना है, एंड उनकी रिपोर्ट्स को क्या करना है, बोर्ड या मैनेजमेंट को देना है, ताकि अगर कोई भी इनएफिशिएंसी है उसका पता लगाया जा सके, एंड कोई अगर रेमेडियल एक्शन लेने की जरूरत है तो उस रेमेडियल एक्शन को टाइमली बेसिस के ऊपर ही लिया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सबमिशन ऑफ कंप्लायंस। सबमिशन ऑफ कंप्लायंस में बेसिकली क्या है, आरबीआई को यह पता लगा था कि कुछ बैंक्स के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो आरबीएस इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन और ऑडिट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, बट उनके चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को पता ही नहीं होता है। तो इस तरीके के केस नहीं करने हैं। इन केस अगर आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट आरबीआई को दी है तो उसकी कॉपी आपने क्या करनी है, अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को भी देनी है, ताकि उसके पास भी क्या हो, इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, कंप्लायंस कल्चर क्या करना है, प्रमोट करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको अपने स्टाफ को बताया जाए,
कॉन्टिन्यूएंस एंड उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए ताकि वो क्या कर सके, अपने कंप्लायंस एस्पेक्ट्स को पूरा कर सके, डिसिप्लिनरी मेजर्स भी ले सकें। ठीक है, जो कंप्लायंस फंक्शन है इट शुड नॉट बी एन एक्टिविटी बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द बैंक, ताकि उसको सिर्फ एक काम की तरह ना देखा जाए बट ये देखा जाए कि वो बैंक का क्या है, कल्चर है, कि इस तरीके से ही क्या है बैंक जो है अपना वर्क करता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट 8 एरिया जो आरबीआई ने अलग सर्कुलर्स में लाके डिस्कस करे थे कि ऐसे एरिया जिन पे हमें क्या है ग्रेटर एम्फेसिस देने की जरूरत है, ग्रेटर ओवरसाइज की जरूरत है। उसके अंदर सबसे पहला क्या था, रिस्क बेस्ड सुपरविजन, कि आपने अपना सुपरविजन क्या करना है, रिस्क बेसिस के ऊपर करना है। इसके अंदर क्या करना है, स्पेसिफिक टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेंगे, टेम्पलेट्स के अंदर जो गाइडलाइंस उसका कंप्लायंस होना चाहिए टोटली बेसिस के ऊपर। जो भी गाइडलाइंस होंगी वो एग्जॉस्टिव और रिजिड नहीं होंगी, टाइमली बेसिस पे क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। बैंक्स को अपने फ्रेमवर्क भी उसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी कंप्लायंस फंक्शन की, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बैंक के रिस्क स्कोर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये इंश्योर कराना है कि कंप्लायंस फंक्शन और अदर फंक्शन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड कंप्लायंस फंक्शन एंड ऑडिट फंक्शन दोनों अलग होने चाहिए। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रिव्यू अपना होना चाहिए। ठीक है, जो भी कंप्लायंस फंक्शंस हो गए उनका रेगुलरली बेसिस के ऊपर क्या होगा, रिव्यू होगा, ताकि क्या करा जा सके, रेमेडियल एक्शन ले सके अगर कोई कंप्लायंस फेलियर्स फाउंड होते हैं। उसके बाद कंप्लायंस डिपार्टमेंट क्या है, वो एडिक्वेटली स्टाफ होने चाहिए, उनके अंदर प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। जो भी स्टाफ होगा अगर वो छोड़ के जाता है तो उनकी सक्सेशन प्लानिंग किस तरीके से होगी, उनकी पोस्ट को किस तरीके से भरा जाएगा, उसकी क्या करनी है, प्लानिंग हमने करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जिसके अंदर कंप्लायंस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में आरबीआई को नहीं बताया जा रहा था। उस तरीके के सारे इंस्टेंसेस को बैंक ने क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके साथ साथ बैंक ने क्या करना है, जो उनके मॉनिटरेबल एक्शन प्लान या रिस्क मिटिगेशन प्लान होंगे उनको क्या करना है, कंप्लाई करना है। उसके लिए बैंक को टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो मैप आरएमपी पॉइंट्स के कंप्लायंसेस हैं उनको टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लाइड करा जा सके बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट सुपरविजरी साइकिल, कि जब अगली सुपरविजरी साइकिल शुरू हो रही है उससे पहले ही आप क्या करो, पिछली साइकिल का सारा काम खत्म करके बैठे हो। इन केस आपने मैप और एमपी प्रोविजंस का टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लायंस नहीं करा है या अनसेटिस्फैक्टरी कंप्लायंस करा है तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस भी क्या हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती हैं। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, कंप्लायंस टेस्टिंग करते रहना है अपने कंप्लायंस रिस्क को वैल्यूएट करने के लिए ऑन पीरियडिकली इंटरवल्स, एंड उनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो क्या करने हैं, आपको अपनी बोर्ड या मैनेजमेंट कमेटी को बताने हैं। उसके बाद कंप्लायंस का क्या करना है, आपने सबमिशन करना है। तो उसमें ये कहा गया कि जब आप अपनी आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स की सबमिशन कर रहे हो तो उसकी कॉपी आपको क्या करनी है, अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को सबमिट करानी है विदाउट ब्रिंगिंग द नॉलेज ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। आप आरबीआई के इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट को आरबीआई की रिपोर्ट सबमिट नहीं करोगे। उसके बाद बैंक को क्या करना है, बैंक के अंदर कंप्लायंस को एज अ एक्टिविटी नहीं एज अ कल्चर लेके चलना है एंड उसको उसी तरीके से क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये हमारा सर्कुलर है इसकी प्रोविजंस भी खत्म होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर आईओएस यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।